नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम को लेकर बड़ी सनसनीखेज खुलासा हो चुका है। दोस्तों, कमलनाथ ने कांग्रेस की हार के बाद सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि काउंटिंग के दौरान 99% चार्ज थी ईवीएम। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि जिस ईवीएम को दिन भर चालू किया गया हो वोट डालने के लिए और जिससे काउंटिंग हुई हो, वो ईवीएम 99% चार्ज कैसे था? इसको लेकर बड़ा आरोप लगाया कमलनाथ ने। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि 17 दिसंबर को होगी विपक्षी गठबंधन की बैठक, सभी आएंगे। ममता बनर्जी के न आने पर लालू प्रसाद यादव ने दिया जवाब, इंडिया गठबंधन ने कस लिया कमर। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ी तैयारी, कांग्रेसी करेंगे पदयात्रा, अजय राय ने समझा दिया है प्लान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल लड़ेंगी चुनाव, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। और खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने वाले रेवंत रेड्डी बनेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री। 7 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। दोस्तों, इसी प्रकार की सारी बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने वाला है बीजेपी का सुपड़ा साफ और इंडिया गठबंधन इसके लिए हो चुकी है तैयार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। काउंटिंग के दौरान 99% चार्ज मिली ईवीएम, जिसके बाद हड़कंप मच गया है और कमलनाथ ने कांग्रेस की हार के बाद ये बड़ा सवाल उठा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ ने कहा कि सभी प्रत्याशी और विधायक अपने चुनाव की पूरी समीक्षा करें, इसका विश्लेषण करें कि वो क्यों हारे और क्यों जीते। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अगले 10 दिन के अंदर 2 अलग अलग रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट में चुनाव का विश्लेषण और दूसरी रिपोर्ट में संगठन की समीक्षा गुप्त रूप से भेजी जाए। दोस्तों, बैठक में कमलनाथ ने प्रत्याशियों से अपना चुनाव अनुभव शेयर करने के लिए कहा और इसी दौरान एक बड़ा खुलासा ईवीएम को लेकर के कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर 99% चार्ज पाई गई ईवीएम मशीन, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दोस्तों, आपको बता दें कि 100 से अधिक ईवीएम मतगणना के समय 99% तक चार्ज मिली, जबकि मतदान के दौरान 10 घंटे से ज्यादा इनका उपयोग हो चुका था और इसका आशय है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान इन मशीनों का बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ, जो कि किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और इससे इस बात का शक होता है कि या तो ईवीएम बदली गई या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा। 100 से ज्यादा ईवीएम जो 10 घंटे से ज्यादा चली होंगी, उनमें केवल 1% ही बैटरी खत्म हुई। ये कैसे हुआ? ये बड़ा सबूत यहाँ पर कमलनाथ दे रहे हैं, जिसके बाद फिर से ईवीएम पर लोगों का भरोसा उठ सकता है और ईवीएम धांधली को लेकर यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइएगा। अगली खबर, 17 दिसंबर को होगी विपक्षी गठबंधन की बैठक, इसमें सभी आएंगे। ममता बनर्जी के ना आने पर लालू प्रसाद यादव ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने का प्रयास अब 17 दिसंबर को किया जाएगा। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फिर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जब इस विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार ने कांग्रेस की ओर से मुकर्रर तारीख 6 दिसंबर को लेकर दूरी बना ली, तो बैठक रद्द करनी पड़ी। अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सामने आए और उन्होंने ममता बनर्जी की नाराजगी के सवाल पर सीधे जानकारी दी। 17 दिसंबर को है और 17 को बैठक होगी, इसमें सब रहेंगे। आरजेडी सुप्रीमो के सब रहेंगे वाले बयान के बाद स्पष्ट हो गया कि इंडिया अलायंस की बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे और ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। तो दोस्तों, यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की 17 दिसंबर को बड़ी बैठक होने वाली है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ी तैयारी, कांग्रेसी करेंगे पदयात्रा, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने समझाया प्लान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांगठनिक ढांचे को मजबूत देखना चाहती है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकालने जा रही है। और दोस्तों, 3 राज्यों में कांग्रेस की हार होने के बाद मंगलवार को प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक बुलाई। बैठक में नए सिरे से आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में
जिसमें कई मुद्दों पर मंथन भी किया गया और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप पर चर्चा की गई। अजय राय ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने अक्सर एक सुर में गांव से लेकर शहरों तक पद यात्रा निकालने का सुझाव दिया। सदस्यों के सुझाव पर पद यात्रा निकालने की कार्य योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि गांव के लिए पद यात्रा का नाम गांव गांव पांव पांव रखा गया है। शहरों में भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए पद यात्रा निकाली जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा जैसा ही एक यात्रा उत्तर प्रदेश में निकालेगी कांग्रेस पार्टी और इसको लोकसभा चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में पल्लवी पटेल को उतारेंगे अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है और इस क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राज्य की वीआईपी सीट वाराणसी लोकसभा क्षेत्र को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल अखिलेश यादव से वाराणसी के पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया था। इस पर सपा प्रमुख ने कहा कि वाराणसी से समाजवादी पार्टी व अन्य गठबंधन दलों के चुनाव लड़ने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और इसी के साथ इसके अलावा सपा चीफ ने कहा कि आप बीजेपी की सरकार को हटाओ, अग्निवीर की व्यवस्था को भी हटाने का हम लोग काम करेंगे। ये आधी अधूरी नौकरियां जो 4 साल की दी जा रही है, इससे हमारे देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। सुरक्षा तभी मिलेगी जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म होगी। बीजेपी वालों ने भारत माता की जय बोल बोल करके अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने वाले रेवंत रेड्डी बनेंगे सीएम। 7 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। जी दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता जयपाल रेड्डी के दामाद रेवंत रेड्डी ने लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मल्काजगिरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था और उन्होंने टीआरएस प्रत्याशी मर्री राजशेखर रेड्डी को हराया था। अब विधानसभा 2023 में कोंडागल और कामारेड्डी विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और रेवंत रेड्डी कोंडागल से तो जीत गए लेकिन कामारेड्डी सीट से हार गए। और दोस्तों, अब वो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो 7 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तेलंगाना विधायक दल के नए सीएलपी के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम पर मोहर लगाई है। दोस्तों, रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में गेहूं का संकट, कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना। जी दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि देश में गेहूं संकट पैदा हो गया है, जिसके चलते सरकार गेहूं आयात करने पर विचार कर रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उस खबर का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा जिसमें कहा गया है कि घरेलू बाजार में कीमतों में उछाल के कारण वो रूसी गेहूं के आयात की अनुमति दे सकती है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल अपनी छवि चमकाने के लिए दावा किया था कि भारत दुनिया का पेट भरने में सक्षम है। उन्होंने गेहूं के निर्यात की खुली छूट दी, फिर अपने ही देश में गेहूं संकट उत्पन्न हो गया। उन्होंने दावा किया कि 2022 का अंत आते आते गेहूं का भंडार 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। स्थिति बिगड़ी तब निर्यात पर रोक लगाई गई। अब खबर है कि सरकार गेहूं आयात करने पर विचार कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि इस बीच देश में आटे समेत गेहूं से संबंधित उत्पादों के दाम 50% तक बढ़ गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी गेहूं की जगह चावल दिए जाने की खबरें आई हैं और एक बार फिर स्वघोषित विश्व गुरु के दिखावे की वजह से नुकसान आम और गरीब लोगों का हुआ है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश में आ चुका है गेहूं संकट और सरकार को उठाना चाहिए जरूरी कदम? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम में गड़बड़ी से भाजपा जीती चुनाव। छत्तीसगढ़ में हार के बाद बोले कांग्रेसी नेता, कहा बैलेट पेपर से हो लोकसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह का हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के बाद राजनेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया और चुनाव आयोग से मांग की है कि 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस की यहां बड़ी हार हुई जबकि भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कर 5 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी कर ली है। नतीजे के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज
न्यूज की तरफ लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान विकार रसूल का बयान। जी दोस्तों, भाजपा के पास जम्मू कश्मीर के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। ये बयान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान विकार रसूल ने दिया। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए प्रयास जारी रखेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसद वरुण गांधी का बड़ा बयान, बोले उद्योगपतियों का कर्ज किया जा रहा है माफ, गरीबों को चुकाने के लिए बेचने पड़ रहे हैं ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, सांसद वरुण गांधी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे। खमरिया पुल पर कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। सांसद वरुण गांधी ने ऋण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 दिन पहले दिल्ली के एक अखबार में पढ़ा था कि यूपी के बुलंदशहर के एक किसान ने 2.5 लाख रुपए का लोन चुकाने के लिए अपने शरीर के 2 अंगों को उसे बेचना पड़ा। वहीं दूसरी एक खबर छपी थी कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के 70,000 करोड़ का लोन माफ किया गया है। सांसद बोले, जिनके पास अथाह पैसा है उनका लोन माफ किया जाता है, लेकिन जिसके पास 2.5 लाख रुपए नहीं है उसको लोन चुकाने के लिए अपने अंग बेचने पड़ते हैं। ये कैसा भारत है कि गरीब का लोन माफ नहीं होना चाहिए। सांसद ने कहा कि गरीब को बहुत सारी सुविधाएं दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, हकीकत में गरीबों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। संसद ने कहा कि अगर हम आम इंसान के संघर्ष को लेकर मौन हो जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र मौन की तरफ बढ़ जाएगा। और ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान में बराबर की व्यवस्था कभी नहीं रही है। ये भी सच्चाई मौजूदा समय में लोगों के सपने तो बड़े हो गए लेकिन साकार करने के रास्ते बड़े नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 23 एजेंडों पर लगी मोहर, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए हुआ अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए। 23 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी और कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी मिल गई है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अहम फैसला लिया गया है और इसके अलावा सभी विभाग, बोर्ड और निगम की पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग की भी बात सामने आई है। दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट में 81 पद का सृजन होगा। कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए पटना पैराइट्स टीम से सरकार सुझाव लेगी। बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में हार के बाद दिग्विजय ने ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा, कहा बैलेट में 199 सीटों पर थी बढ़त। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ठीकरा एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फोड़ दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती में उनकी पार्टी 199 सीटों पर बढ़त में थी, लेकिन ईवीएम वोटों की गिनती में पिछड़ गई। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। उन्होंने कुछ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से भारतीय लोकतंत्र को बचाने की अपील की है। रविवार को घोषित हुए चुनाव नतीजों में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा, जबकि तेलंगाना में उसकी जीत हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिखर गए माहौल के कंगूरे, सिंधिया के 11 समर्थक ही चुनाव जीत पाए और बाकी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, मगर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रियों का प्रदर्शन बहुत खराब है और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सिंधिया गुट के जितने मंत्रियों को टिकट दिया था उनमें से महज 55% ही जीत का झंडा फहरा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में सीएम चयन पर दिल्ली में हलचल, मोदी से नड्डा ने की चर्चा। जयपुर में वसुंधरा से 45 विधायक मिले और प्रदेश अध्यक्ष के पास 26 पहुंचे। जी दोस्तों, राजस्थान सीएम को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार शाम पीएम मोदी से मुख्यमंत्री चयन को लेकर चर्चा की है। पीएम से नड्डा की इस मुलाकात के बाद अब राजस्थान सीएम पर फैसले की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है और इससे पहले सोमवार को प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र को घेरा, पूछा शांति बहाली के लिए अब तक कोई प्रत्यक्ष कदम क्यों नहीं उठाया। जी दोस्तों, कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता जताते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि पूर्वोत्तर
कि इस राज्य में एक ऐसा समाधान निकल सके जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल किया कि केंद्र सरकार ने राज्य में शांति बहाली के लिए अब तक कोई प्रत्यक्ष कदम क्यों नहीं उठाया। मणिपुर के तेंगनोपॉल जिले में सोमवार को उग्रवादियों के दो समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम 13 लोग मारे गए। राज्य में 7 महीने पहले शुरू हुए शांति के दौर में 180 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खड़गे ने केंद्र से किए कई सवाल। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया और मणिपुर में 7 महीने तक हिंसा जारी रहना अक्षम्य है, ये बयान उन्होंने दिया है। और इसी के साथ कहा कि कथित गोलीबारी में 13 और लोगों की मौत हो गई है। पिछले 215 दिनों में 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। राहत शिविरों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे हैं, जहां स्थिति अमानवीय और संतुष्टि से दूर है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने का जिम्मेदार कौन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंद हो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, निलंबन रद्द होते ही संसद पहुंचे राघव चड्ढा, केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। जी दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मंगलवार को संसद पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। संसद परिसर में महात्मा गांधी के स्टैच्यू के पास आम आदमी पार्टी सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीते सोमवार को पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का 115 दिनों बाद निलंबन रद्द हुआ था। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के अलावा अन्य पार्टी के सांसद भी नजर आए। सभी के हाथों में तख्ती नजर आई। इन तख्तियों पर लिखा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, मनीष सिसोदिया को रिहा करो, संजय सिंह को रिहा करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। आम आदमी पार्टी सिर्फ संसद ही नहीं, दिल्ली में भी शराब घोटाले को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सीएम केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती दिखाने के लिए आरएलडी का बड़ा फैसला, वोटर्स को साधेंगे जयंत चौधरी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आगामी दिसंबर से चौधरी चरण सिंह रथ निकालने की तैयारी है और यात्रा को लेकर रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। ये यात्रा 23 दिसंबर को दिल्ली किसान घाट में समाप्त होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम हेमंत का मोदी सरकार पर निशाना, बोले केंद्र सरकार बकाया 1.36 लाख करोड़ देती तो 20 लाख युवाओं को मिलता स्वरोजगार। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का जिक्र किया और केंद्र सरकार से बकाया 1.36 करोड़ रुपए की मांग कर दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान का नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कांग्रेस में मंथन, गहलोत पायलट समेत सभी विधायक रहे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव आने के बाद बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक राज्य पार्टी मुख्यालय में हुई और ये बैठक राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए हो रही है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक और मधुसूदन मिस्त्री विपक्ष के नेता को चुनने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। करनी सेना अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या पर शेखावत का बड़ा ऐलान, कहा एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है और कांग्रेस नेता इंद्रज गुर्जर ने कहा है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और उन्होंने पुलिस से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस पर कांग्रेस नेता रामलाल जाट का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो क्या मध्य प्रदेश में सीएम की रेस से बाहर हो गए मामा? मोदी ने जीत की बात करते शिवराज का जिक्र तक नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, देश के 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान का जिक्र तक नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार अभी भी किसकी बनेगी इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन जनता के बीच में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित किया और उन्होंने 3 राज्यों में जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। और अहम बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान
फिर एक बार भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। ऐसे में ये संकेत मिल रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में इस बार नए चेहरे को मौका मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में देवेंद्र फडणवीस लेंगे महाराष्ट्र सीएम की शपथ। बावनकुले के दावे से गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने जब पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं तो उन्होंने वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के नाम के नारे लगाए। बावनकुले भंडारा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसे रिजल्ट पहले ही पता था। उसने एग्जिट पोल बनाया, कमलनाथ बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की भोपाल में एक बैठक बुलाई और इस दौरान उन्होंने ईवीएम से लेकर भाजपा पर बड़े आरोप लगाए और साथ ही एग्जिट पोल को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल बनाने वाले पहले ही नतीजे जानते थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर कहा कि अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, उम्मीदवारों को बुलाया है, हारे हुए और जीते हुए उनसे चर्चा करके, उनसे बात करके इसका एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ये थी दिनभर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।